हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पर आज हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है जीके का। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके के क्लासरूम को, क्योंकि इंग्लिश का हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसको मॉडल्स हमने कंप्लीट करना था, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज ही हम छोटा सा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस जरूर किया था आपसे कि भाई रेगुलरली में हम लोग जीके को भी कंटेंट को लेकर आते रहेंगे। तो अब प्लस में चल रहा है कि अभी एक जैसे इंग्लिश का कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद में हम लोग जीके के एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग एक इंग्लिश का लेंगे, फिर जीके। तो इससे हमारा पैरेलल में जीके का भी क्या होता रहेगा, कोर्स साथ साथ में चलता रहेगा। और जो डाउट्स हो, क्वेरीज हो, उसके लिए आपके नीचे हमने स्लॉट पे नंबर दे रखा है, आप उस पर जब चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल करने का टाइमिंग मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर इवनिंग में 10 o'clock तक का रहता है, यानी नाइट में 10 o'clock तक का। तो आई होप आप लोगों को वैसे क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ गेन भी कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है एसएससी का, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही ये कह सकते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि म्यूजिक किसको नहीं पसंद होता भाई, रांबा हो, शांबा हो, कुछ भी हो, हमें गाने जब भी गवाने गवा लो। बाथरूम सिंगर से लेकर स्ट्रीट सिंगर तक हमारे घर में मिल जाता है। जोर जोर से गवैये गाते हैं तो मम्मी की चप्पल भी आ जाती है कि अरे बस कर बेसुरे, कान फाड़ेगा क्या। लेकिन गाना एक ऐसी चीज है जो हर एक, ये ऐसा टैलेंट है जो हर एक व्यक्ति के अंदर भारत में कूट कूट कर भरा है या भर भर के कूटा हुआ है, समझ में नहीं आता, लेकिन होता जरूर है। तो हम बात करेंगे म्यूजिक ऑफ इंडिया की, डिफरेंट स्टाइल्स जो हमारे इंडिया ने अडॉप्ट किए आफ्टर काफी सारे जो अलग अलग लोग आए हमारे यहाँ पर। बहुत सारे बाहर के लोग भी थे और कुछ हमारे इंडिया के ही अनगिनत कह सकते हैं ना, वो रत्न थे, जिन्हें आज भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे राग का इन्वेंशन किया। शेरो शायरी हमारा नहीं था, लेकिन शेरो शायरी जैसी हमारे इंडिया में आई, बस इसने तो धमाल मचा दी। आज भी चलते फिरते किसी ना किसी को एक शेर मार दो तो दो ही चीज होती है, या तो वाह मिलती है या फिर वाह के साथ में दो चार थप्पड़ मिल जाते हैं कि ऐसा घटिया शेर किसी ने नहीं मारा होगा आज तक। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल में। सबसे पहले हम लेने वाले हैं गजल, द मोस्ट एवर ब्यूटीफुल टॉपिक और सबसे खूबसूरत चीज। जी हाँ, गजल एक ऐसी चीज है जो इंसान को, अच्छे खासे इंसान को रोने पे भी मजबूर कर देती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी ला देती है। अब आफ्टर ऑल दिस गजल के क्या थे, भारत में गजलों के जनक, यानी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो गजल के फादर ऑफ गजल्स अगर हम कहें तो उसके लिए एक ही नाम जाना जाता है, वो है अमीर खुसरो। इनसे बेहतरीन, इनसे शानदार, इनसे जानदार कोई भी शायर आज तक नहीं रहा, मतलब गजल बनाने वाले। और इस गजल को उन्होंने हमेशा डीप ऑफ द हार्ट, यस बिल्कुल कोर ऑफ द हार्ट से वो बनाते थे। और देखिए, इट इज अ पोएटिक फॉर्म। आफ्टर ऑल गजल होती क्या है, गजल देखिए हम लोग शेर में और गजल के अंदर दोनों में क्या करते हैं, कॉमन हो जाता है कि शेर होते हैं बहुत छोटे छोटे, दो दो लाइनों के, चार चार लाइनों के, लेकिन गजल जो होती है ये एक पोएट की तरह होती है, जिसके अंदर इतने भारी भारी उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैं भी कर रही हूँ, अल्फाज, ठीक है ना, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई उनको सहन करना या उनको लेना हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो इट इज अ पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ राइमिंग कपलेट्स, जिसमें राइमिंग कपलेट्स होते हैं। राइमिंग कपलेट्स का मतलब जिनके आखिरी शब्द हमेशा एक दूसरे की ट्यून से मैच करते हैं, जैसे हम राइम स्कीम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। अ रेफरेंट विद ईच लाइन शेयरिंग द सेम मीटर, और जिसकी लय, सुर, ताल सब एक ही तरह से चलाएगा। जैसे हम लोग गाते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के गाने चलने लगे, लेकिन उनमें वो पोएटिक है और उसके साथ साथ में गजल भी चले। अब लेटेस्ट में अगर बात करें गजलों के लिए, हमारे यहाँ जगजीत सिंह, पंकज उदास, इनको आपने ट्रेंड में सुना होगा। और अभी जो लेटेस्ट में गुलजार, गुलजार एक ऐसा नाम है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा गजलों के लिए फेमस किए जाते हैं। तो आप अगर उनकी सुनेंगे तो एक पैरामीटर से काम करते हैं, बहुत एक रिदम से चलता है, बहुत एक एक वर्ड उसमें बहुत मायने रखता है, हर एक चीज बहुत होती है। इट इज एन एंशिएंट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन 6th century अरेबिक वर्ड्स। इसका जो जन्म हुआ था वो आज से 6ठी शताब्दी के अंदर हुआ था, वो भी अरब कंट्रीज, यानी इट इज नॉट इंडियन ओरिजिनेटेड, ये अरेबियन कंट्रीज की देन है, जहां से ये चलते हुए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा रही है। इट स्प्रेड इनटू साउथ एशिया, 12th सेंचुरी के अंदर ये साउथ एशिया के अंदर आ गई थी, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी मिस्टिक, क्योंकि उस समय सूफी जो लोग थे उनका बहुत अच्छा, अगर आपको याद हो भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट ये दोनों पैरेलल में स्टार्ट हुए थे। तो सूफीज्म जब स्टार्ट हुआ सूफी मिस्टिक्स को लेकर, तो हर एक दरगाह के अंदर ज्यादातर कव्वाली गाने वाले जितने होते थे उनको यूज किया जाता था। और राज के दरबार के अंदर भी, जैसे बड़े बड़े जो जितने भी राज दरबार थे, वहां पर भी बहुत सारे गजलों को बनाने वाले, शेरो शायरी करने वाले लोगों को अलग से तवज्जो दी जाती थी। तो उसी तरीके से गजल का भी क्या था, यही पैटर्न था कि गजल हर जगह पर, क्योंकि गजल जो है इज नॉट ओनली रोमांटिक बेस्ड, इट इज लाइक अ डिवोशनल टाइप में भी इसको यूज किया गया। तो सूफिज्म जब पीरियड स्टार्ट हुआ सूफीज दौर का, तो सूफियाना दौर जब शुरू हुआ था, तो उस समय गजलों को दोनों चीजों से कनेक्ट किया गया, रोमांटिसिज्म से भी कनेक्ट किया गया और प्लस में स्पिरिचुअलिज्म से भी, यानी मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, यानी लव अफेयर भी चल रहा है, तो प्लस में साथ में आप डिवोटेड भी उस चीज को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छा अमीर खुसरो का लिखा हुआ है, साजन
कभी मत जानियो तोहे बिछड़त मोहे को चैन, दिया जलत है रात में और जिया जलत दिन रात। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एक्चुअली देखो हिंदी वर्जन में कंप्लीटेड है। अब इसको क्या मीनिंग था कि साजन यानी कि वह द लवर से अपने बोल रहे हैं कि ये मत समझना कि तुमसे बिछड़ने का मेरे को मोह से चैन, यानी मुझे में चैन आ रखा है, आई एम वेरी लाइक हैप्पी लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है। दिया जलत है रात में, जिस तरह से दिया रात को जलता है, पूरी रात जलता रहता है ना, बहुत उसकी तड़प अलग होती है, गर्म हो जाता है, उसी तरीके से जिया जलत बिन रैन, यानी कि तुम्हारे से मिलने बिना मेरा भी हाल बिल्कुल उस दिए जैसा है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज दैट, इट इज कनेक्टेड विद अ नॉन लिविंग थिंग इनटू अ लिविंग फीलिंग्स। तो उसको कनेक्टिविटी देखिए इस चीज में, तो ये गजलों की क्या होती है, खासियत होती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दे रखा है, इट इज अ फेमस पोएटिक फॉर्म ऑफ अरेबिक लिटरेचर। ये एक्चुअली अरब की जो लिटरेचर है, जैसे हमारा हिंदी लिटरेचर होता है, इंग्लिश का इंग्लिश लिटरेचर, तो अरब की जो अरेबिक लिटरेचर था उसका ये एक पोएटिक फॉर्म है। यानी ये फेमस किसके लिए था, पोएम्स के लिए। इसके अंदर आप पोएम्स को ज्यादा अच्छे से डाल सकते हैं। लेटर बिकेम वेरी पॉपुलर इन पर्शियन, लेकिन जैसे ही ये फैलना शुरू हुआ सूफी मिस्टिक्स के बाद में, तो उसके बाद ये पर्शिया लैंग्वेज में, उर्दू में, नेपाली लोगों में और हिंदी लिटरेचर में भी इसका इस्तेमाल बढ़ चढ़कर होने लग गया। क्योंकि एक्चुअली रूहानी जो कनेक्टिविटी हम बात करते हैं वो हमें कहां से आती है, गजल से ज्यादा मिलती है। In the field of music, a different style was created by mixing Iranian and Indian music to sing this genre. तो इस जैनरे को बनाने के लिए दो चीजों को भारत में मिक्स किया गया, ईरानी और इंडियन स्टाइल को, दोनों को मिला दिया और एक नया तड़का लगा दिया और उसका नाम रख दिया हमारे यहाँ पर इंडियन स्टाइल की गजल के लिए। द गजल इज अ फॉर्म ऑफ एमेट्री पोएम और ओड। ये एक तरह की ओड या पोएम होती है जिसमें कोई ना कोई कहानी को पोएम के तौर पे क्या किया जाता है, बताया जाता है। ओरिजिनेटिंग इन अरेबिक पोएट्री, ज्यादातर इसका अरब के अंदर ही ओरिजिनेशन हुआ था। गजल्स ऑफन डील विद टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअल एंड रोमांटिक, मैंने जैसे कि आपको बताया ये भक्ति से रिलेटेड भी बातें करती है, तो साथ ही साथ ये रोमांस की बातें भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। And may be understood as a poetic expression of both the pain of loss and separation from the beloved। खासकर ये बताया गया कि गजल जो होती है वो दुख में ज्यादा लिखी जाती है, यानी इनको कहा गया कि दुख की ज्यादा प्रतीक है, तो दुख में ज्यादा लिखी जाती है। अब हम सोचे दुख में लिखी जा रही है, तो स्पेशली अगर रोमांटिसिज्म की बात करें तो इसमें प्रेमी या प्रेमिका का एक दूसरे से दूर होने का जो होता है वो इसमें बताया जाता है। ब्यूटी ऑफ लव इन स्पाइट ऑफ दैट पेन, उस पेन में को भी बड़ी खूबसूरती से डिफाइन करने का, यानी उस पेन से कनेक्टिविटी बताना, उसके साथ में उसको कंपैरिजन करना किसी चीज से, ये सारी चीजें कहाँ बताई जाती हैं, गजल्स के अंदर बताई जाती हैं। जैसे तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, दैट मीन्स अ वेरी, बहुत ही गहरी बात है कि अगर आपको कोई तीर छोड़ना है तो पहले तीर को क्या करते हैं, आप खींचते हैं ना पीछे। तो उसी तरह से अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। अगर आज आप चाह रहे हैं कि अच्छे दिन देखें तो उससे पहले आपको बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ेगा। बात बहुत ही सिंपल सी कही है लेकिन कही बहुत ऑथेंटिक है, और प्लस में ये सच्चाई भी है कि अगर आज आपका बुरा दिन चल रहा है तो डेफिनेटली अच्छा आने वाला, और अगर अच्छा दिन चल रहा है तो बुरे जरूर आएंगे। और एक चीज ध्यान रखें, कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, ठीक है। तो आगे चलेंगे अब। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या दे रखा है, घराना। अब हम पढ़ने वाले हैं घराने के बारे में कि घराना होता क्या है एक्चुअल में। तो जल्दी से देखते हैं घराना क्या होता है। देखिए, घराने की बात करें तो देयर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ घरानास इन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक। घराने की जो बातें थी ये हमारे ट्रेडिशनल जमाने से ही चल रही है, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि सूफिज्म के साथ आया। घराना जो था वो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत पहले से है। पहले से का मतलब जब से हमारे यहाँ पर म्यूजिक का या पोएम्स का इनका दौर शुरू हुआ तब से है। घरानास हैव देयर बेसिस इन द ट्रेडिशनल मोड ऑफ म्यूजिकल ट्रेनिंग। ये एक्चुअली में वो जगहें होती थी जहां पर स्कूल्स की तरह होती थी, जहां पर बच्चों को म्यूजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड दीज स्कूल्स और एजुकेशन, या तो स्कूल की तरह होते थे एजुकेशन के पर्पस से। एवरी घराना हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट फीचर, हर घराने की अपनी एक खासियत होती थी, यानी हर घराने ने अपने अपना एक क्या बना रखा था, फिक्स एक वो कह सकते हैं ना ट्रेंड बना रखा था। जैसे कि सबने अपने अपने एक जोन पकड़ लेते हैं कि भाई हम लोग क्लासिकल म्यूजिक में हैं तो हम लोग इसका गाएंगे, हम लोग उस सूफी तरीके का गाएंगे, हम लोग प्योर भक्ति गीत गाएंगे, तो इस तरीके से चलते थे। अब व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ घराना, घराने की आखिरकार हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, द घराना सिस्टम इज इन ख्याल वाज रूटेड द गुरु शिष्य ट्रेडिशन एंड वाज सिमिलर टू द द्रौपद बनी सिस्टम। एक्चुअली घराना सिस्टम जो था ये ख्याल में आया था जिसकी जड़ें जो हैं वो कही जाती हैं गुरु और शिष्य का संबंध होता है। घराने में हर गुरु अपने शिष्य को सबसे ज्यादा जो उसको आता है उसका भी बेस्ट देने की कोशिश करता है। और सिमिलर टू जैसे द्रौपद बनी सिस्टम था, द घराना सिस्टम वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेजुअल फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। जो घराना सिस्टम था ये एक्चुअल में इन्फ्लुएंस किसके जरिए था, मुगल एम्पायर के गिरने के बाद, व्हिच फोर्स म्यूजिशियंस टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू प्रिंसली स्टेट्स। क्योंकि जिसमें क्या हुआ था, जो म्यूजिशियंस थे
उनको फोर्स किया गया था कि वो दिल्ली से प्रिंसली स्टेट्स में जैसे ग्वालियर, लखनऊ, हैदराबाद, पटियाला, रामपुर यहाँ पर चले जाएं, क्योंकि एक्चुअल में क्या था उस समय राजा अलग अलग हो गए थे। तो अलग होने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने अपने जगह पर, क्योंकि उस समय उससे पहले जितने भी थे, जब मुगल एम्पायर कहते हैं तो मुगल एम्पायर को, सच बात तो यह है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड मुगल एम्पायर ने ज्यादा डेवलप किया। तो मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर के दौरान म्यूजिशियंस और आर्टिशियंस की बहुत कदर की जाती थी, लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हुआ तो इन लोगों को इधर उधर मूव करना पड़ गया था, सारे म्यूजिशियंस को भी। द्रौपद बंदी सिस्टम क्या था, द्रौपद जो है एक जेनरे था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आया था। इट इज द ओल्डेस्ट नोन स्टाइल ऑफ मेजर वोकल स्टाइल एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल। ये हिंदुस्तान के जो राग मल्हार वगैरह ऐसे जो हम लोग ट्रेडिशनल चीजें वर्ड यूज करते हैं उनका बना हुआ एक फॉर्म था, जिसके अंदर ये बैठकर उस चीज को जनरेट किया करते थे। ठुमरी, अब ठुमरी क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। इट इज एन इनफॉर्मल वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये हमारे यहाँ पर वोकल गाए जाने वाला एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, एंड इज सेड टू हैव बिगन विद द कोर्ट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। और इसकी जो मेन कहते हैं ना ट्रेडिशन जो चालू हुआ था वो हुआ था जो नवाब थे वाजिद अली शाह उनके दौर के अंदर, उनके दरबार में, जो कि नवाब थे अवध के। अब आज अवध, उस टाइम अवध बोलते थे, आज अवध है। जो टर्म ठुमरी है इज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड ठुमकाना, यानी ठुमकना से है। यानी ठुमकने का मतलब जो आपने देखा होगा मटक मटक के चलना, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, रील्स में बहुत मटक मटक के दिखाया जाता है। तो वो जो वॉक करना डांसिंग गेट के अंदर इन सच अ वे दैट एंकल बेल्स टिंकल, और जिसके अंदर क्या होता है आपके जो एंकल्स होते हैं उनमें जो बेल्स होती हैं वो टिंकल बजती है। द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ ठुमरी आर नॉट वेरी क्लियर, लेकिन सच्चाई है कि एग्जैक्टली ये कब हुआ कैसे हुआ किसी को नहीं पता, ठीक है। गिवन दैट देयर आर नो हिस्टोरिकल, इसका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं मिलता है। 15th सेंचुरी के बाद इसको थोड़ा फॉर्म मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले ठुमरी के बारे में अगर जाएं तो 19th सेंचुरी के अंदर आपको मिलेगा विद अ लिंक टू द क्लासिकल डांस ऑफ कथक, स्पेशली कहां से, कथक के साथ में ठुमरी को लिया गया था। तब वहां पर सुर ताल ऐसे दी जाती थी और डांसर्स डांस सीखा करते थे। सम अदर्स जो सिंगर्स थे ठुमरी के वो गौहर जान जो 1873 से लेकर 1930 तक, बेगम अख्तर 1914 से 1974 का दौर, शोभा गुर्तू जो कि 1925 से 24, और नूर जहां जो 1926 से 2000, और निर्मला देवी, ये कुछ ठुमरी गायिका हैं जिन्होंने ठुमरी को भारत में एक नया नाम और शोहरत दिया। कीर्तन, कीर्तन भजन कीर्तन जो स्पेशली हम लोग डिवोशंस के लिए, भगवान की अर्चना पूजा के लिए ही करते हैं। इट इज द कॉल एंड रिस्पॉन्स चैंटिंग और रेस्पॉन्सरी परफॉर्म्ड इन इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन, यानी हमने वही कहा भक्ति से रिलेटेड चीज है। तो भक्ति से रिलेटेड चीज जो है उसमें क्या है, भगवान से रिलेटेड है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट। ये एक्चुअली कब जनरेट हुआ है, स्पेशली भक्ति मूवमेंट के दौरान इसको किया गया था। एक कीर्तन जो होता है वो कॉल या रेस्पॉन्स यानी बुलावा होता है, या फिर हम जो उनके भगवान को रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसके बारे में होता है। सॉन्ग होता है, मंत्र होते हैं सेट, जिसको म्यूजिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टीपल सिंगर्स इसको बार बार गाते हैं, और लेजेंड कई बार तो जैसे भगवान की लीलाएं जो होती हैं उनको भी डिस्क्राइब कीर्तन में किया जाता है। अगर हम जैसे आप जानते हैं जैसे आजकल जागरण वगैरह होते हैं, एक्सप्रेस लविंग, जो आप अपने पर्टिकुलर जिस डाइट जिस देवी या देवता को आप पूछते हैं उसकी लिए करते हैं। वहीं पर इट में इंक्लूड डांसिंग और डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ भाव, और इसके अंदर बहुत सारे भावों को भी दिया जाता है। भाव का मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको पता लगता है, दुख होगा तो दुख में आएगा, फेस के ऊपर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस, आपको एक्सप्रेशन जो है पता लगने लग जाते हैं। अ पर्सन परफॉर्मिंग अ कीर्तन और मराठी कीर्तन इज नोन एज कीर्तनकार। इसको कीर्तनकार कहा जाता है जो इस कीर्तन को गाता है या इस कीर्तन को गाने का काम करता है, ठीक है। इट इज अ मेजर प्रैक्टिस इन हिंदुइज्म, ये खासकर हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के अंदर कीर्तन को फॉलो किया गया। वैष्णव डिवोशनल सिखिज्म लोगों में संतों ने, और सब कुछ फॉर्म जो बुद्धिस्ट है एज वेल एज अदर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं इन लोगों में थोड़ा बहुत, लेकिन स्पेशली आप इसको कनेक्ट कीजिए सिर्फ हिंदुइज्म से, बाकी सब में कीर्तन बहुत ही कम होता है। जगराता अलग होता है, जागरण अलग होता है, ये सारी चीजें अलग होती है। होरी, होरी क्या है देखिए, होड़ी और होरी भी बोल सकते हैं आप इसको। होरी और होरी की बात करें तो इट इज अ जॉनर ऑफ सेमी क्लासिकल सिंगिंग, ये मिक्स दौर था, सेमी क्लासिकल था, विच इज पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, जो खासकर यूपी और बिहार में फेमस हुआ था। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजन सॉन्ग्स, ये एक्चुअल में सीजन के अकॉर्डिंग गाया जाने वाला सॉन्ग था, जिनको सीजन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, गाया जाता था। इट कम्स इन द सीरीज ऑफ सीजन सॉन्ग, जैसे चैती, सावनी, काजरी। ट्रेडिशनल सम विलेजेस, ये ज्यादातर गांव के अंदर और या फिर कस्बों में होते थे उत्तर प्रदेश के, जैसे कि बनारस, मिर्जापुर, मथुरा, इलाहाबाद और भोजपुर का जो इलाका बिहार का आ जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड धामर, इसे धामर भी कहा जाता है, धमर ताल के साथ में, धमर ताल जो होता है उसके साथ गाया जाता है। होरी या धमर के जो गाने होते हैं वो ज्यादातर राम
राधा कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड होते हैं, फेस्टिवल ऑफ होली के दौरान, जैसे आपने देखा होगा होली के होते हैं इस तरीके से, जैसे होली खेरे रघुवीरा वध में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दादरा इट रेफर्स टू टू सेपरेट बट ओरिजिनली लिंक कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल मूवमेंट, ये दो का मिला हुआ एक संगम है। दादर ताल जो है कंसिस्ट, इसमें 6 बीट्स होती है, 6 ताल दी जाती है, 2 इक्वल डिवीजन ऑफ 3, 1 2 3, फिर इस पे डिवीजन 1 2 3, तो इस तरीके से चलता है ये। इट इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन आगरा, ये खासकर आगरा के अंदर और बुंदेलखंड के इलाकों में किया जाता था। कव्वाली द मोस्ट ऑफ द एवर, बहुत सूफीज्म के लिए एक और फेमस है, कव्वाली के लिए भी हम बहुत जानते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ सूफी डिवोशनल म्यूजिक है। ओरिजिनली ये परफॉर्म किया जाता था खासकर जहां दरगाहें वगैरह होती हैं, श्राइन्स होते हैं, वहां पर स्पेशली आप अजमेर चले जाइए या फिर आप हाजी अली की तरफ, तो वहां पर आपको ये करते हुए हमेशा कव्वाली जरूर आपको मिलेगी। इट रूट्स कैन बी ट्रेस बैक, ये 8th सेंचुरी से चलता आ रहा है पर्शिया के अंदर। वो सॉन्ग इन कव्वाली लैंग्वेज आर मोस्ट इन उर्दू, और ज्यादातर आपको उर्दू या पंजाबी के अंदर ही इसकी भाषा मिलेगी, और भाषाओं के अंदर ये कव्वाली नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो जीके की क्लास थी वो यहीं तक रहेगी। आज हमने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखा था, जिसके अंदर हमने देखा म्यूजिक ऑफ इंडिया को, जिसमें हमने जाना कि हमारे भारत में कौन कौन से म्यूजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जड़ें क्लासिकल दौर से आज तक चली आ रही है। और ऐसा नहीं, ये सारे जो हमने पढ़ा, चाहे ठुमरी है, चाहे कव्वाली है, चाहे आपने गजल के बारे में पढ़ा, आज भी इन जैनरेस को उतना ही लगाव से सुना जाता है जितना इनका एक दौर था। और आज तो मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, ऑर्केस्ट्रास के साथ, तो ये और ही शानदार तरीके से बजने और हमें नचाने लग गए। चलिए, तो फिर आज यहीं पर स्टॉप करेंगे क्लास को। और आज का है, जब आपको अपने लक्ष्य पाने का भय समाप्त होगा, वहीं से आपके सफल जीवन की शुरुआत होगी। तो डरिएगा मत। वैसे भी आज हमने 3 पढ़ लिए हैं, तो अमीर खुसरो के हमने 2, एक गजल में हमने देखा, और आज ये तीसरा। आई होप आप प्लीज बस बेस्ट है, ये ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। टिल देन फिर हम दोबारा मिलेंगे। और हाँ, छोटी सी बात, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, एंड प्लस एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर दीजिए। और कोई डाउट या क्वेरी हो तो नीचे जो आपको स्क्रॉलिंग में नंबर आ रहे हैं, आप प्लीज उस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और कॉलिंग कर लीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।